हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी बोर्ड्स के लिए क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में लेकर के आते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जैसा कि आपको हम पर है विश्वास, हमें है आप पर पूर्ण विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। और हमारी पूरी टीम आपके साथ में जुड़ी हुई है अलग अलग विषयों के साथ और आपको बहुत कुछ सिखा रही है। तो हम जरा शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम मिलते हैं अपने भौतिकी सब्जेक्ट के साथ, तो आज हमारे पास भौतिकी में क्या है, तो भाई आज है हमारे पास उत्तर प्रदेश बोर्ड यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी जो पाठ 13 है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चैनल आप सभी के पास में सभी स्टेट बोर्ड्स, जो कि यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी बोर्ड्स हैं आपके स्टेट के हिंदी मीडियम में हैं, उन सभी बोर्ड्स के लिए डेडिकेटेड वीडियोस शेयर करते हैं। तो भाई आप हमसे जुड़े रहिए और सीखते रहिए अपने अपने बोर्ड्स के लिए। तो आज इसी सिलसिले में हमारे पास है यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के पेपर में, वो साइंस सब्जेक्ट का आता है, मतलब विज्ञान के लिए आते हैं। अब विज्ञान में हमारा एक पोर्शन है भौतिकी का। जैसा कि यूपी की बात कर ले हम, तो यहां पे आपको मैक्सिममली फिजिक्स का वेटेज मैक्सिमम होता है भाई, है ना। ज्यादा वेटेज आपके पेपर में भौतिकी का होता है और आपके पेपर में सेक्शन बने हुए हैं बकायदा ABC करके। फर्स्ट सेक्शन में ही आपको देखने को मिल जाता है कि भाई सबसे फर्स्ट सेक्शन फिजिक्स से स्टार्ट होता है। तो फिजिक्स के हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करते आ रहे हैं। हमारी पूरी सीरीज ये जो चल रही है, इसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करते आ रहे हैं, जिसके तहत हमने विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है, हमने उसके क्वेश्चंस को देख रखे। अब हमारे पास उसका अगला चैप्टर है और इसमें से भी ये आपको बताते चले कि हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, उसमें कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ लघु उत्तरीय होते हैं, कुछ दीर्घ उत्तरीय होते हैं। तो हमने यहां पे इस चैप्टर के लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप सब कुछ रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के जो 19 और 20 2019 और 2020 में आए हुए प्रश्न पत्र थे, उन प्रश्न पत्रों के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जिससे आपको यह पता चल जाए, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो आपको यह पता चल जाए कि भाई हम अगर इस पेपर में अपीयर हुए होते तो हमें कितना मार्क्स मिलता, या फिर हमारी तैयारी कितने लेवल की हुई है। क्योंकि पुराने क्वेश्चंस अगर अपने को मिल जाएंगे तो हमें आइडिया लग जाता है कि बोर्ड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, या फिर बोर्ड में क्वेश्चंस आने के पैटर्न क्या होते हैं। क्योंकि टॉपिक तो हमने सीख रखा है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में बने हुए हैं, तो आप अब तक सीख चुके हैं सभी चैप्टर्स को, क्योंकि आपके पास बहुत सारा खजाना अवेलेबल है, जहां से आप चैप्टर्स को अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। आप चैप्टर का एक वन शॉट में रिवीजन देख सकते हैं, आप पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। नॉट इवन दिस, जो आपके बुक के अंदर भी छोटे छोटे से क्वेश्चंस दिए हैं वो भी, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सब कुछ कवर हो चुके हैं। अब तो बारी है बिल्कुल अपने आप को एनालाइज करने की, फाइनली चेक करने की कि हमारी तैयारी हुई कितनी है। तो चलिए देख लेते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न को। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। अगर एक गतिमान आवेशित कण है तो वो क्या उत्पन्न करेगा भाई, तो वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही, क्या क्या, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। क्योंकि आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और जब किसी भी जगह या किसी कंडक्टर से, देखिए ये कण ऐसे हवा में तो चलेंगे नहीं, किसी न किसी चालक में ही चलेंगे। तो जब ये कण किसी चालक में चल रहा होगा तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होंगे। ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे भाई। और दोनों ही बल, चुंबकीय क्षेत्र और जो विद्युत क्षेत्र है, ये दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे के हमेशा लंबवत होते हैं। जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है उसके लंबवत दिशा में चलता है विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच
किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम कौन सा है। देखिए यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कैसा हो गया भाई, स्थिर, है ना, कैसा हो गया ये स्थिर। तो अगर ये स्थिर है ना, तो इसमें जो धारावाही है, धारावाही मतलब क्या, एक चालक, उस पे लगने वाले बल की अगर दिशा ज्ञात करनी है तो भाई इसको आप कर सकते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। चलिए तो भाई ये हो गए हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब इसके बाद बात करते हैं भाई अति लघु उत्तरीय। चूंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 2019 और 2020 में ऐसा देखा गया कि जो विद्युत चैप्टर था उससे आए थे, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स विद्युत वाले चैप्टर से कवर हुए थे। तो ये जो हमारा मैग्नेट वाला चैप्टर है, चुंबक वाला जो चैप्टर है, यहां से ऑब्जेक्टिव कम हो गया। आपने देखा सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव है, जबकि बाकी पिछले पेपर्स की अगर हम पिछले चैप्टर की बात करें तो उसमें 2019-20 से बहुत सारे क्वेश्चन है, करीब करीब 7-8 क्वेश्चन वहां से कवर अप हुए थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय की। तो अति लघु उत्तरीय में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने जो दिख रहा है वो ये है कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश। अच्छा, जैसे ही न्यूमेरिकल्स दिखने लगता है तो हमारे थोड़े हाथ पैर फूलने लगते हैं भाई। तो हाथ पैर फूलने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको सब बनता है। आप सिर्फ और सिर्फ घबराते हैं एक चीज से, वो है ये है कि आप पेन चलाने से घबराते हैं। आप न्यूमेरिकल पढ़ते के साथ ही एक मेंटालिटी बना लेते कि भैया ये नहीं हो रहा, चलो छोड़ दो, आगे बढ़ते, स्किप। तो भाई ऐसी मेंटालिटी नहीं रखनी, स्किप नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अगर आपके सामने जैसे न्यूमेरिकल्स दिखे तो सबसे पहला काम उस न्यूमेरिकल को रीड कीजिए और पेन चलाना शुरू कीजिए साथ ही साथ, क्योंकि पेन चलेगा ना तो वो न्यूमेरिकल बताएगा कि मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। अब कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तो मैं कह रहा हूं ना इसमें आंसर भी छुपा हुआ है, ये आंसर खुद ही देंगे। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं, आप बताएंगे। ये कूलम है, कूलम जो है ये किसकी इकाई होती है भाई, तो आपको पता है ये आवेश की। तो पहली चीज तो दे दी हमको क्या, आवेश। क्यू दे दिया गया हमको कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम ने बताया भाई इकाई पकड़ना होता है, बाकी सब काम हो जाता है। 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अच्छा, मीटर प्रति सेकंड क्या है, वेग है, वेलोसिटी। तो ये हो गया भैया v 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये तो खुद कह भी रहे हैं, बहुत ज्यादा लफड़ा है नहीं, यहां इनने आवेश कह ही दिया, यहां वेग कह ही दिया, तो बहुत लफड़ा नहीं है। अब क्या भाई, 3 वेबर पर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे, बी से डिनोट करते भाई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी से। क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक जो हमारा ध्रुव होगा वो जितने बल का अनुभव करेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो भाई ये बी से होगा, बी कितना है, तो 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। मतलब थीटा भी दे दिया गया कितना, 60 डिग्री। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण किस नियम से किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें बात कर लेते हैं भाई कि कितना बल होगा, है ना। तो बल कैसे निकालेंगे, तो बल के लिए फॉर्मूला भाई इसने एफ पूछ लिया। अब बताइए एफ का क्या फॉर्मूला होता है, तो एफ का फॉर्मूला आपको याद है कि भाई एफ इज इक्वल्स टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब मुझे बताइए इसमें क्या नहीं गिवन है, क्यू गिवन है, वी गिवन है, बी गिवन है, थीटा गिवन है। तो सब कुछ तो दिया हुआ है, एफ पूछ रहा था, तो यही होगा फॉर्मूला हमारे पास, क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, तो क्यू की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19। वी कितना है भाई, तो 10⁻6। ओके, बी कितना गिवन है भाई, तो 3। चलिए तो भैया साइन थीटा, तो साइन 60, और साइन 60 का जो मान होता है वो cos 30 के बराबर। साइन 60 cos 30 के बराबर ही तो होता है, कितना, √3/2। तो अगले लाइन एक और लिख लेता हूं मैं, 3.2 इंटू 10⁻, ये जो पावर है -19 और ये 10 के पावर प्लस में 6, तो बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है भाई, है ना। बहुत लोगों को इसमें भी दिक्कत होगी कि ये पावर वाले कैसे हल करें, तो भाई इसमें बहुत कुछ नहीं करना, आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाएगा। मतलब क्या, 10 की पावर -19 प्लस 6, -19 प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा भाई, तो 19 माइनस का ही है, प्लस का कितना 6, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, -13, है ना। इन दोनों को जोड़ दिया भाई। अब इसके बाद क्या लिख दूं, तो इसके बाद भाई 3
साइन जो है साइन 60 होती है √3/2। ये आपको याद है, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं, वहां से आपको याद है भाई √3/2। तो अब क्या कर दें, तो अब एक काम करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से। कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 3.2। तो 32 है ना, तो 16 दूनी 32 यानी 1.6। अब मल्टीप्लाई करना है तो 16 × 3, 16 से करेंगे तो कितना होगा? 48, 48। एक डेसिमल था तो एक दशमलव वैसे के वैसे लगा लिया। अब क्या बचा भाई? इंटू रूट में ये √3 × 10⁻⁻13। ये हो गया हमारा क्या? बल। तो बल किस में रहेगा? न्यूटन। ये जो मान निकल के आया, ये क्या निकल गया? ये इतना बल का मान हो गया, ये निकल गया हमें न्यूटन। ठीक है, चलिए। तो भाई यहां से हमको ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई अगले पे। अच्छा, एक और चीज है, आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण किस नियम से किया जाता है ना? चुंबकीय क्षेत्र में जैसे जो आवेशित जो कण है उस पे जो बल की दिशा है उसको निर्धारण किससे करेंगे भाई? तो बल की दिशा का निर्धारण करने के लिए ये जो F = ये जो लिख रहे हैं, ये जो लॉरेंज बल होता है, इसी से करते हैं इसका निर्धारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन संख्या 2। दूसरा क्वेश्चन है, एक धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है ना? एक धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, परंतु तार में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। किस दशा में यह संभव है? मतलब कौन सी ऐसी स्थिति हो कि धारावाही तार में चुंबकीय क्षेत्र में गति करे, धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करे, परंतु तार में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न ना हो, है ना? अपने को तो यह पता है ना भाई कि एक चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये एक चुंबक और इस चुंबक के पास में एक कोई सा भी तार, है ना, कुंडली बना लेते तार। अगर ये इसकी दिशा में गति करेगा, इसकी तरफ आएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, इसमें जब फील्ड लाइंस चेंज होंगी, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें क्या परिवर्तित होंगी, तो इसके अलोंग यहां पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण इसमें क्या धारा प्रवाहित होने लगती है। अब इसमें धारा प्रवाहित होने लग रही है, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र में गति तो करे लेकिन उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न ना हो। मतलब फ्लक्स चेंज कर रहे हैं और ईएमएफ नहीं हो, तो फ्लक्स चेंज करने के बाद भी ईएमएफ ना हो, तो उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है, जो ये एफ होता है, एफ BIL sin थीटा, है ना? ये क्या है? BIL sin थीटा। तो BIL sin थीटा में B जो है, B ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, I जो है ये धारा है, L जो है ये तार की लंबाई है, और sin थीटा उसके साथ में बनने वाला कोण है। तो यहां पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाए? अगर 0, थीटा का मान 0, थीटा का मान 0 मतलब क्या? उसके समानांतर चले, उसके पैरेलल चलना शुरू हो जाए, तो sin 0 का पूरा मान हो जाएगा कितना? 0। तो अब यहां पे रखिए ना, ये 0 हो गया, तो ये F = क्या हो जाएगा भाई? 0। पूरे टर्म को 0 कर दे। मतलब क्या? ऐसा तब संभव है जब चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर चुंबकीय क्षेत्र में गति करे। भाई उसी के पैरेलल चलना शुरू कर दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल चलेंगे, समांतर चलेंगे, तभी होगा। लंबवत चलते तो मालूम मैक्सिमम हो जाता है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कब मैक्सिमम होगा, तो मैं इसी क्वेश्चन में लिखता कि जब थीटा जो है 90 डिग्री हो जाता तो ये मैक्सिमम हो जाता। थीटा 90 डिग्री पे क्या भाई? तो F = BIL sin थीटा। यहां पे sin थीटा का मान ये 90, sin 90 मतलब कितना? 1 × BIL। तो ये भैया सबसे मैक्सिमम है। ये क्या है? मैक्सिमम ईएमएफ। और ये कौन सी कंडीशन है भाई? मिनिमम ईएमएफ। न्यूनतम विद्युत वाहक बल ये होगा और अधिकतम विद्युत वाहक बल ये हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा जो प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य? जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, ये तो आपको क्लियर होगा, ये तो पूरी थ्योरी है। प्रेरण वर्ड का मतलब ही क्या होता है भाई? प्रेरण जो है, प्रेरणा मतलब क्या? किसी की वजह से, है ना, किसी चीज के कारण। तो ये जो है, ये आपने एक ले ली क्या? कुंडली। इसको क्या कहते हैं भाई? परिनालिका, कुंडली। ठीक है, इस परिनालिका के परितः, ये परिनालिका जो बनी है इसके बाहर कह लूं मैं, इसके बाहर ये एक चुंबक लिया
और ये चुंबक और इस परिनालिका के बीच में आपेक्षिक गति कराई जा रही। आपेक्षिक गति का क्या मतलब होता है भाई, कि ये जो चुंबक है इस परिनालिका के अंदर अपनी बल रेखाओं की संख्या को बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, आइए देखते हैं। ये हो गई हमारी परिनालिका। अब यहां पे अगर हमने चुंबक को करीब रखा है, तो ये चुंबक को जब हमने करीब रखा है तो ये देखिए ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस इसमें मर्ज हो रही है ना। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। यहां पे जब अपन देख रहे हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस इसके अंदर आ रही है। अब इसका अगला फेस मैं यहां पे बनाता हूं। अगला फेस कुछ यूं हो गया कि ये रही हमारी परिनालिका और ये चला गया चुंबक दूर। अब इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी वो बल रेखाएं यहां पे लिंक नहीं हो पा रही। ये ऐसा, ये लिंक नहीं हो पा रही, ये कम लिंक हो रही। यहां पे क्या हो रही थी, ज्यादा लिंक हो रही थी। चुंबक और इसके बीच में दूरी बढ़ा दी तो कम लिंक हो रही। तो क्या कर रहा है भाई, ये एक बार करीब आ रहा है, करीब आएगा तो इसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेट करवाएगा, और एक बार जब उससे दूर जाएगा तो फिर से ईएमएफ जनरेट कराएगा। मतलब इसमें जो फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस को क्या कह सकते हैं, फ्लक्स। जब जब इस कुंडली में फ्लक्स चेंज होगा, इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, और वो प्रवाहित धारा कहलाती है क्या, प्रेरित धारा। ये जब कुंडली में फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, और वो प्रवाहित धारा क्या कहलाती है, प्रेरित धारा। और ये पूरी घटनाक्रम कहलाती है क्या, विद्युत प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो क्या कह लेंगे भाई, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, तथा उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में तो आ गया होगा भाई क्या होता है इसके अंदर, कि जब ये मैग्नेट इसके पास में जा रहा है तो इसके चार्जेस को एक तरफ शिफ्ट कर देगा। अब बताइए, इधर में ज्यादा चार्जेस आ गए, इधर में ज्यादा चार्जेस आ गए तो नेगेटिव, इधर में कम चार्जेस हो गए तो पॉजिटिव। इसी कॉइल के अंदर एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो ये क्या जनरेट हो गया, इसी को तो कहते हैं हम ईएमएफ। दूसरी बारी में ये मैग्नेट जब दूर जाएगा तो ये क्या होगा भाई, ये जो चार्जेस, जो यहां पे चार्जेस जो गए थे इधर, वो वापस अपनी जगह पे आएंगे। तो मतलब हर बारी में क्या हो रहा है भाई, चार्जेस जो हो रहे हैं, जो ड्रिफ्ट हो रहे थे, वापस अपनी जगह पे फिर जा रहे हैं, फिर वापस अपनी जगह पे। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लघु उत्तरीय में, है ना। वो अति लघु उत्तरीय था, अब ये लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय कम से कम आपको 2 या 3 मार्क्स में कवर हो जाते हैं भाई, 3 मार्क्स एटलीस्ट कवर होते हैं। क्योंकि आपने देखा पेपर का पैटर्न, जिसके अंदर में क्या किया गया है कि एक जो 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है वो भी ऐसे स्प्लिट किया कि 2, 2, 3, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन 2, 2 नंबर के और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो भाई इस तरीके से स्प्लिट अप्स भी अवेलेबल हैं। तो अब चलिए हम इसको कर लेते हैं, जरा समझते हैं। प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, अथवा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, और या तो ये बता दीजिए या फिर ये बता दीजिए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का क्या नियम है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ऐसा समझ लेते हैं कि ये हमारा दाहिना हाथ, ये हमारी थंब, ये जो हमारी है भाई तर्जनी कहते हैं, और ये जो है ये मध्यकम, जो मिडिल फिंगर है हमारी, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है, जो मोशन है ना, जो थ्रस्ट कहें, मोशन कहें, गति कहें, वो कौन दर्शाता है भाई, अंगूठा। जो हमारी तर्जनी है ये किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस समय जो हमारी बीच की उंगली है, ये जो है ना मिडिल फिंगर है, ये किसको बताती है भाई, तो ये विद्युत धारा की दिशा को बताती है, ठीक है। कैसे समझते हैं भाई, तो इसमें ऐसा समझा जाता है, राइट हैंड रूल कहते हैं इसको। राइट हैंड रूल में इसको हम याद रखते हैं कैसे भाई, ये जो हमारा ये मोशन है ना, ये जो है हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो हमारा ये इंड्यूस्ड करंट है ना, ये प्रेरित धारा, ये फिक्स्ड चुंबकीय क्षेत्र, और ये बल की दिशा, ये बल की दिशा। जैसे लेफ्ट रूल में करते थे ना, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट, फादर मतलब एफ फादर का एफ और फोर्स का एफ सेम है ना, तो इसलिए उसको कहते थे फादर। ये इसको क्या कहते थे भाई, मदर। मदर मतलब क्या, मैग्नेट का एम और मदर का एम मतलब एम। और सी मतलब क्या भाई, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या, सी फॉर करंट। तो इसीलिए कहते थे फादर मदर चाइल्ड। अब इसी नाम को रिप्लेस करता हूं, इसमें ले आता हूं। फादर की जगह जो फोर्स लग रहा था उसकी जगह हो रहा है मोशन। जो फोर्स लग रही थी उसकी जगह क्या आ गया, मोशन, गति। जो बल लग रहा था उसकी जगह क्या हो गया, गति। भाई किधर गति होगी, जिधर बल लगेगा। तो ऐसे याद रख लेंगे, ये वही चीज होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, चुंबकीय क्षेत्र, वही मदर वाला। और ये चाइल्ड करंट,
अब ये करंट जो है, ये करंट अब प्रेरित धारा बदल गई, इंड्यूस्ड करंट हो गया, प्रेरित करंट हो गया। ठीक है, मतलब जो नॉर्मली बल था, मतलब नॉर्मली जो गति कर रहा बल था वो गति हो गया, चुंबकीय क्षेत्र था ये चुंबकीय क्षेत्र, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, फिक्स्ड ही है। लेकिन इसमें जो धारा बहने लगी वो प्रेरित धारा हो गई, इसलिए इसको कहते हैं क्या भाई, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने कहा प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, जो कि इस प्रकार है कि यदि दाएं हाथ का अंगूठा उसके पास की तर्जनी की उंगली तथा मध्यमा उंगली को परस्पर एक दूसरे से लंबवत, ऐसा परस्पर एक दूसरे से लंबवत फैलाकर इस प्रकार रखें कि तर्जनी उंगली की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में, तब मध्यमा उंगली चालक की धारा की दिशा बताती है। बोले ना ये इंड्यूस्ड करंट बताएगा, जो करंट आएगा ना प्रेरित धारा उसको बताएगा। तो ये बीच वाली उंगली। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया है, और ये तो इंपॉर्टेंट भी है ना, ये तो बहुत बार देखा भी है। और ये देखिए ना, ये इसके रिपीटेशन देखिए 2012, 16, 20, है ना, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे ये क्या हो रहा है, रिपीट भी होता चला जा रहा है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पुराने प्रश्न पत्रों में आ गए वो दोबारा नहीं आएगा, भाई मैक्सिमम चांस रहते हैं। अगर आप ये सीरीज पूरी कवर कर गए तो आपके नंबर्स वैसे ही बूस्टअप हो जाएंगे। चलिए बढ़े हम जरा आगे की तरफ अपने दूसरे प्रश्न में। तो दूसरा प्रश्न यहां पे कह रहा है कि 0.9 मीटर स्क्वायर, है ना, स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली को 2 × 10⁻², वेबर पर मीटर स्क्वायर के समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। चलो भैया, जो बोल रहे हैं वो लिख लेते हैं। फाई पूछना चाह रही है, दिए क्या है, तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो एरिया आ गई मेरे पास 0.9 मीटर स्क्वायर। अच्छा, कुंडली को, है ना, 2 × 10⁻², वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बी कितना, 2 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो पूछे भैया फाई, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो फाई का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। क्या होता है, BA cos थीटा। अब यहां से शुरू होती है पिक्चर पहले प्रश्न की। तो ये पहले प्रश्न में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुदिश हो, क्या, चुंबकीय फ्लक्स और कुंडली का तल, चुंबकीय फ्लक्स और कुंडली का तल दोनों एक दूसरे के कैसी हो रही है, अनुदिश। अनुदिश का मतलब क्या होता है भाई, जीरो, है ना, दो चीजें एक दूसरे के अनुदिश ऐसी लग रही हैं तो ये क्या होगा, 0 डिग्री। तो ये कैसी है भाई, अनुदिश है। अनुदिश है, इसका मतलब क्या कि मैं थीटा को कैलकुलेट कर लेता हूं, तो थीटा मुझे कैलकुलेशन में मिलेगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो इसी प्रकार से 90 माइनस थीटा की जगह पे 90 माइनस 0 यानी cos 90, ये जो वैल्यू मिलेगा मुझे क्या मिलेगा भाई, 90 डिग्री। तो यहां पे वैल्यू रखिए पहला अनुदिश के लिए, अनुदिश के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो अनुदिश के लिए हमारा हो गया फाई इज इक्वल्स टू BA cos 90। अब चूंकि आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, cos 90 0 और cos 0 1, आप ये पढ़ चुके भाई। तो चूंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है भैया 0, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा इसके अनुदिश BA, चलिए लिख तो लेते हैं, 2 × 10⁻² इंटू 0.9 इंटू 0, मतलब फाई जो होगा इस केस में कितना होगा, 0। अब दूसरा केस है, तो दूसरा केस इधर सॉल्व करा देता हूं मैं भाई। पहला केस तो 0 आ गया, दूसरा केस में कह रहा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। लंबवत होने का मतलब मुझे फिर से थीटा चाहिए, तो थीटा कितना होगा भाई, 90 माइनस 90 अर्थात 0 डिग्री। अब लंबवत के केस में यही फॉर्मूला चलेगा, फॉर्मूला जो है वो सेम लिख लेते हैं भाई, क्या है, फाई इज इक्वल्स टू BA cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की तो वैल्यू होती है भाई कितना, 1। तो अब तो रखना पड़ेगा ना सब कुछ, कितना, B की वैल्यू 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², है ना, इंटू 0.9 इंटू cos 90, cos 0 इज 1, cos में 0 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1। अच्छा, तो अभी कितना हो गया भाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 दूना 18, 18 मतलब क्या, 1.8 इंटू 10⁻², ये हो गया 5, ये निकल गया हमारा फ्लक्स।
ठीक है, तो यहां से हमको फ्लक्स 0 मिला और यहां से फ्लक्स की एक वैल्यू मिली। कब भाई? जब लंबवत हो तो मिलेगी, जब उसके अनुदिश हो जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई फ्लक्स की डायरेक्शन में ही अगर आप आ गए तो फ्लक्स की डायरेक्शन में कुछ नहीं मिलेगा, उसके अनुदिश आएंगे तब जाकर के मिलेगा। ठीक है, चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, तीसरा जो प्रश्न है भाई, अब तो यहां पे थ्योरी दिख रही है, इसमें तो बहुत बड़ा लफड़ा है नहीं। क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो भैया चुंबकीय बल रेखाओं की बात करते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं, चूंकि देखिए एक सिंपल सॉर्टेड सी बात सिखाता हूं मैं आपको, जब कभी भी फोर्स नॉन कंटैक्ट हो, मतलब अस्पर्शी फोर्स हो, अस्पर्शी बल हो। बल क्या होता है? बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं आप, एक स्पर्शी और एक अस्पर्शी। जो मस्कुलर फोर्स होता है, जो हम बल लगाते हैं, जो स्पर्श करके ऐसा ये बल लगा रहे हैं, ये कैसा भाई? ये स्पर्शी है, स्पर्श किया गया, कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब कभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे फोर्सेस जो दूर से ही लग जाए, बिना टच में आए लग जाए, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसको हम कहते हैं क्या भाई? अस्पर्शी बल। अच्छी बात है भाई। तो अस्पर्शी बल को प्रदर्शित कैसे किया जाए? स्पर्शी बल को तो प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसा? ऐसा ही है कि भाई इस पे है ना एक 5 न्यूटन का एक बंदे ने फोर्स लगाया। अब जब अस्पर्शी बल की बात करते हैं, है ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं, तो उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाए? तो जब अस्पर्शी बल को प्रदर्शित करने की बात आती है, तो अस्पर्शी बल को प्रदर्शन में हमको जरूरत पड़ती है फील्ड लाइंस की, चुंबकीय रेखाओं की। वो रेखाएं क्या बताती है भाई? तो वो रेखाएं हमको ये बताती हैं कि चुंबकीय बल की दिशा किस तरफ है, चुंबकीय बल कितना ज्यादा है ना। तो जरूरी नहीं है सिर्फ चुंबकीय में ही होता है, इसी तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे आवेशों के बीच में भी होता है, तो वहां पर भी यही चीज चलती है। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब ये नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स होगा उसको प्रदर्शित करने के लिए जो रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं बल रेखाएं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को, अस्पर्शी बल को प्रदर्शित करने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग होता है उसको हम कहते हैं बल रेखाएं। अब चुंबक की बल रेखाएं तो चुंबकीय बल रेखाएं। ये बल रेखाएं बिल्कुल दिमाग में आ जाए तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। तो भाई ये अल्टीमेटली वो क्षेत्र रेखाएं या वो काल्पनिक रेखाएं जिस पर यूनिट नॉर्थ पोल, है ना, यूनिट नॉर्थ पोल से चल करके साउथ पोल तक जाता हो, इसी को कहते हैं हम क्या? चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? चुंबकीय बल रेखाएं। किसको? कि एक इकाई नॉर्थ पोल से चलकर जिस रास्ते पे साउथ पोल तक आएगा उसको कहते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं। तो होता कैसा भाई? तो जरा देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेंगे? ये प्रदर्शित। ठीक है, एक और चीज यहां पे सिखाता हूं मैं कि अगर किसी भी जगह पे, सपोज अपन यहां की बात करते हैं, यहां पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर आप एक यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, एक यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और एक यहां पे टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा इस वक्र पे कहीं पर भी खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा उस बल की दिशा को बताता है। इस पर खींची गई स्पर्श रेखा हर जगह बल की दिशा को बता रहा है। अब चूंकि आपको पता है कि ये वक्राकार है, तो वक्राकार जो पथ होता है उसमें हर बिंदु पर दिशा बदल जाती है। वक्र में होने का मतलब ये होता है क्या? कि हर बिंदु पर उसकी दिशा बदल जाती है। तो भाई चलिए इसके दो गुण की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। यह हो चुका। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती। आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये दो जो क्षेत्र रेखा है, कोई सी भी दो, ये इसकी और इसकी बात कर लेता हूं, ये दोनों एक दूसरे को कहीं काटेंगी क्या? नहीं। अगर कहीं पे भी दो मतलब ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ये कट हो गई, तो इस कट का क्या मतलब है कि इस बिंदु पर इधर साइड भी जाने का रास्ता और यहां से इधर भी जाने का रास्ता है। यानी एक ही बिंदु पर दो दो टेंजेंट, मतलब एक ही बिंदु पर दो दो स्पर्श रेखा, मतलब एक ही बिंदु पर दो दो दिशाएं, ये संभव नहीं है भाई। जब भी होगा तो एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी। इसीलिए कहते हैं कि ये जो दो टेंजेंट्स बनेंगी, मतलब दो टेंजेंट्स इसके ऊपर कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, या यूं कहूं कि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। तो पहला तो हो गया कि भाई उस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, और दूसरा हो गया कि ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। चलिए
और भी है भाई इससे जुड़ी हुई बहुत सारे हैं, हमसे 2 पूछा था, हमने 2 की बेसिकली डिस्कशन कर ली, बहुत सारे इसमें आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप की अब हम बात करने वाले। लॉन्ग आंसर टाइप का मतलब क्या है भाई कि कुछ ऐसे प्रश्न जो हमको देखने को मिल रहे थे ना वो 7 मार्क्स में, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है ये 7 मार्क्स में, ये बहुत ही बड़े क्वेश्चंस कहे जाते हैं। और एक चीज मैं बता दूं आपको, यहां से इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस मैं आपको इस साल के लिए भी प्रेडिक्ट कर रहा हूं। आप किसी भी वर्ष में पेपर देते चले आइए या किसी भी पुराने प्रश्न पत्र को उठा लीजिए, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये दोनों क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मार्क्स में 100% दिखने ही वाले हैं। अश्योर्ड है, बिल्कुल फिक्स है भैया। ये मालूम ये क्वेश्चंस है ना, अब बोर्ड में टाइपिंग के लिए नहीं जाती है कि भैया है ना ये वाला नया क्वेश्चन आया चलो टाइप करते, नया फ्रेम बनाते, ना ना, इसकी तो बोर्ड ने सील बनवा रखी। सील समझते, सील, सील मतलब पहले से फिक्स है भाई, ये आखिरी में उठाया और ये लगाया सील, मतलब ये क्वेश्चन तो पक्का होना ही है, कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज। क्या क्या भाई, तो एक मोटर और एक जनरेटर, एक मोटर और एक जनरेटर, मोटर और जनरेटर में मतलब आप अगर डिस्कस करेंगे इसमें, तो जैसा कि हमको यहां पे एक क्वेश्चन दिख रहा है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र, जनित्र मतलब जनरेटर, जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, इसमें ब्रशों का क्या कार्य है ये बताइए। चलिए मैं तो आपको पूरे फॉर्मेट बता रहा हूं, इस बार, अगली बार, उसके पिछली बार, कभी भी आया हुआ सारे फॉर्मेट की चर्चा करते हैं भाई। जनरेटर और मोटर ये दोनों आने, मतलब जनित्र आपको डायनेमो के नाम से, जनित्र ये 2 जगह से, मतलब 2 चीजें आपको पूछी जानी है। दूसरा क्या हो गया भाई, मोटर, मोटर का मतलब क्या होता है और जनरेटर का क्या मतलब होता है, जरा एक लाइन में समझते हैं। मोटर का मतलब कि आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे और वो यांत्रिक ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर देगा, और जनरेटर जनरेट कर रहा है ना, बना रहा है ना, तो क्या बनाएगा, आप उसको मैकेनिकल एनर्जी देंगे और वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। मतलब क्या होता है भाई, जैसे जनरेटर आपने देखा वो डीजल इंजन के सहारे चलाते हैं, तो डीजल इंजन क्या करता है भाई, उसको यांत्रिक ऊर्जा देता है, डीजल इंजन उसको घुमाता है जिसके कारण वो हमको इलेक्ट्रिसिटी देता है। मतलब अगर आपको ऐसा दिखता है यांत्रिक ऊर्जा से, मैकेनिकल एनर्जी से, यांत्रिक ऊर्जा से अगर आप पहुंचते हैं विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसको भैया हम कह लेते हैं क्या, ये हमारा जनरेटर है ना, ये हमारा जनरेटर। और अगर अपन बात करते हैं मोटर की, तो मोटर में यही चीज पलट जाएगा, वहां पे विद्युत ऊर्जा बदलने लगेगी यांत्रिक ऊर्जा में। तो भाई ये मोटर कौन सा, तो जैसे पंखे में जो लगा है वो क्या है, मोटर है, उसको विद्युत हम देते हैं और वो घूमता है। तो चलिए ये क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न की भी और बात करते हैं। मोटर और जनरेटर में से एक क्वेश्चन तो फिक्स है ना भाई, मतलब 7 नंबर का तो हमारा पेपर में फिक्स करा दिया अपन ने। तो इसमें से कैसे फिक्स है, तो उसकी कार्यविधि समझिए, कैसा क्या पूछा जाएगा। पहले तो यह पूछा जाएगा कि आप मोटर में हो या जनरेटर में, है ना, दोनों के लिए बात करो, आपको पॉइंट वाइज पूछा जाएगा। क्योंकि बड़े क्वेश्चंस अब ऐसे नहीं आते कि आप सिंपली ऐसा कह देंगे कि ये सिंपली विद्युत जनित्र को समझाइए, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता था ना, विद्युत जनित्र को समझाइए, लेकिन ऐसा नहीं पूछते। कैसा पूछा गया, बकायदा नामांकित आरेख खींचिए, मतलब आपसे एक क्वेश्चन में क्या उसका डायग्राम खींचने को कह दिया। दूसरा, इसका मूल सिद्धांत बताइए, ये दूसरा प्रश्न हो गया। कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, तीसरा, और इसमें ब्रशों का क्या कार्य है, ये चौथा। मतलब आपको कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन इसमें पुट कर दिए गए, 4। अब अगर इन चारों के तहत आप आंसर नहीं लिखते हैं तो नंबर कटेंगे। और ऐसा अगर नहीं दिया होता, सिंपली ऐसा कहा गया होता है कि भैया आप सिर्फ ये बता दीजिए विद्युत जनित्र क्या होता है या विद्युत जनित्र को समझाइए, तो आप फ्री थे ना, उसमें कार्बन ब्रशेस के बारे में आप लिखते या नहीं लिखते, आप सिंपली एक डायग्राम और उसका सिद्धांत बता करके बाहर हो जाते। तो भैया इसलिए क्या किया गया कि आपको वर्ड लिमिट भी फिक्स कर दी जाती है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दिया जाता है कि भैया ये रहे 4 पॉइंट, इनमें आप डिस्क्राइब कर दीजिए। तो इनमें क्या क्या चीजें हैं मूल रूप से, तो पहला तो देखिए नामांकित चित्र, ये पूछेगा ही पूछेगा, सभी में नामांकित चित्र आना है, मोटर हो या जनरेटर। सिद्धांत, भाई किसके प्रिंसिपल पे, किसके अकॉर्डिंगली बेस्ड है, वो किस पर बेस्ड है, किस तरीके से होगा। सिद्धांत के बाद उसके जितने पार्ट्स हैं उसकी बात,
है ना। पार्ट्स मतलब क्या भाई, जैसे मान लीजिए अपन मोटर या जनरेटर की बात करते हैं तो उसमें आर्मेचर है, उसमें चुंबक लगा हुआ है, उसमें वलय लगे हुए हैं, एक में विभक्त वलय लगता है और एक में जो है कट लगता है मतलब कम्यूटेटर लगता है, और एक में 2 स्लिप रिंग्स होती है मतलब अलग अलग वलय लगता है ना। इसके बाद मतलब एक चीज तो हो गया उसका भाई नामांकित चित्र, उसका सिद्धांत। इसके बाद क्या आ गया, उसके पार्ट्स, उसके एक एक पार्ट। जैसे यहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्रश के बारे में पूछ लिया गया, अगले हो सकता है किसी वर्षों में आर्मेचर के बारे में पूछा हो, ठीक है, विभक्त वलय के बारे में पूछा गया हो, स्लिप रिंग्स के बारे में पूछी गई हो, तो मतलब ये तीसरा हो गया उसके पार्ट्स। और चौथा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ क्या आ जाता है भाई, तो चौथा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ आता है उसका कार्यविधि। चौथा पॉइंट क्या है, कार्यविधि, मतलब किस तरीके से काम करते हैं। और पांचवा पॉइंट इसके अंदर में आ जाता है इसके उपयोग, भाई कहां कहां पे इसको यूज करते हैं। ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं, इन पॉइंट्स पर आधारित आपको एक क्वेश्चन पक्का दिखने वाला है, पेपर में प्रिंट हो चुका है भैया ये क्वेश्चन। तो चलिए हम जरा शुरू कर लेते हैं, जरा समझ लेते हैं, देखते हैं हम और पैटर्न्स। तो देखिए एक पैटर्न फिर से देखिए, प्रत्यावर्ती धारा या डायनेमो अथवा जनित्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचकर सिद्धांत, रचना, उसकी कार्यविधि समझाइए। और एक पार्ट देख लीजिए, डायनेमो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। एक ही प्रश्न है भाई, कितने पैटर्न है देखिए। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना और क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मतलब क्वेश्चन एक पूछा कितने पार्ट में गया, चूंकि यहां पे मेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको 19-20 है, चूंकि हम 19-20 के ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं अभी इस सीरीज में, लेकिन ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 19-20 में आया भैया, ये हर साल आया लगभग। ये लगभग आप सीधे सीधे नाम से देखें ना, 19-20, 19 में भी पूछा था और 20 में भी लगातार पूछ लिया भैया, ब्रेक भी नहीं दिया, लगातार पूछ लिया गया। तो इसके पीछे के वर्षों में चलेंगे ना तो उसमें भी दिख जाएगा क्वेश्चन, लेकिन पूछने का पैटर्न अलग अलग होगा। लेकिन भैया इससे हम क्वेश्चन के जरिए नहीं जा रहे, हम इसको तो पूरा टॉपिक ही देख लेते। दीर्घोत्तरीय ना, मैं आपको पूरा ये टॉपिक ही समझा देता हूं भाई। इसमें से जो मर्जी पढ़ा है वो पूछे, हम आंसर करके आएंगे, और इसमें से हम एक एक इतना आधा सा भी नंबर कम होने नहीं देंगे, है ना। इसमें कुछ भी कम नहीं होने देंगे भैया, ये 7 का पूरा 7 चाहिए। यहीं पे तो हमारा रिजल्ट बन जाता है, जब मैक्सिमम मार्क्स वाला क्वेश्चन पूरा 100% अटेम्प्ट हो और पूरे मार्क्स उसमें मिल जाए, हो गया ना काम खत्म। 7-7 नंबर के 2 आने हैं, 14 नंबर आ गया, बात हो गई। इसके बाद छोटे क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे ना, जब बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो छोटा क्यों नहीं बनेगा भाई, बनेगा। चलिए हम जरा देखने क्या एक बार, तो चलिए भैया शुरू करते हैं हम इसको। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो अथवा विद्युत जनित्र प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह बात तो क्लियर है भाई कि ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मतलब इसको क्या करेंगे, ये एक अरेंजमेंट है इसका, इसको आप घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, चलिए होता क्या भाई, किस सिद्धांत पे आधारित है, तो देखिए जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबक के क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत होती है। भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, जो हमने कार्य किया वो किया गया कार्य ही इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में मिल रही है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझेंगे। ये जो आपको स्टेटमेंट जो दिख रहा है ये थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आएगी जैसे ही हम चर्चा करेंगे इसकी कार्यविधि की, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीजें चल रही है। अभी के लिए तो आप सिंपली समझे कि इसका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो इस पर बेस्ड है कि यहां पे हमने ले लिया भैया एक चुंबक, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, और यहां पर रख दी हमने क्या है, कुंडली। अब क्या करना है भाई, तो इस कुंडली और चुंबक को एक दूसरे के सापेक्ष गति करानी, मतलब कुंडली को और इसको एक दूसरे के सापेक्ष क्या करनी है, गति करानी है। तो करा लेते भाई गति, कैसे होगा, तो चलिए ये रही हमारे पास क्या है, एक कुंडली है ना, इसी को कहते हैं हम कुंडली। ये किस चीज से बनी है, कॉपर की वायर है, ठीक है। और ये रहा एक चुंबक। अब क्या करना होता है, इस कुंडली को यहीं पर रखते हैं और इस चुंबक को क्या करना है, आगे पीछे। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, तो अगर ये पास में है, ये नॉर्थ पोल है और ये इसके पास में, तो ये अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर लिंक हो रही हैं। अब ये दूर होगा तो कुछ क्षेत्र रेखाएं यहीं पे खत्म हो जाएंगी, है ना, यहीं से निकली और यहीं पे खत्म। फिर ये दूर गया, मतलब कुछ भी लिंक नहीं हो रही है, पास आएगा लिंक होगी, दूर जाएगा लिंक नहीं होगी, पास आएगा लिंक होगी।
मतलब क्या हो रहा है भाई कि ये दोनों के बीच में अगर ऐसा अपेक्षित गति हो रहा है तो यहां पे चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन। और यही परिवर्तन यहां पे क्या कॉज करा रहा है, तो आप कुछ यूं समझ लीजिए कि जैसे ही चुंबक इसके करीब आया तो ये क्या होने लगा भाई, ये इस तरीके से ये पूरे लाइन से एक दूसरे के साथ में चिपक गए और ये इधर अपना ऐसा दूर दूर। अब फिर क्या होगा, जब चुंबक हट गया तो ये वापस से अपनी अपनी जगह पे, फिर चुंबक आएगा तो इसको फिर से ऐसा प्रेस करेगा, फिर चुंबक चला गया फिर से अपनी जगह पे। अब चूंकि होता यह है कि लीनियरली ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता कि ये स्प्रिंग ऐसे दब रही हो, क्योंकि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्जेस है ना, वो एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तब एक बात बताइए, ये इस तरीके से शिफ्टिंग हो गई, इधर ज्यादा डेंस हो गया और इधर ऐसे लाइट हो गया, मतलब कम रहे, तो आप बताइए इधर ज्यादा चार्ज डेंसिटी और इधर लो चार्ज डेंसिटी, मतलब इधर आवेशों की संख्या ज्यादा इधर कम, तो क्या हो जाएगा भाई, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, तो यार मिल गया ना विभवांतर। ये देखिए एक ही स्प्रिंग, एक तरफ डेंस और एक तरफ लाइट, और अगर इसको ऐसा कर दिया मतलब सब जगह बराबर बराबर हो गया। तो इसीलिए कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं भाई इसको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कर रहे हैं, देखिए ये नॉर्थ पोल को इसके करीब लेकर के जाएंगे तो इसमें फील्ड लाइन ज्यादा लिंक होने लगेगी, उसी के दूसरे एंड पे जब इसको दूर ले जाएंगे तो ये जो फील्ड लाइन लिंक हो रही है नहीं होगी। ये इसका आधार है, मतलब यही इसका सिद्धांत है भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अच्छा, अब हम जरा बात कर लेते हैं इसके अंदर लगे हुए पार्ट्स की, और फिर हम इसकी बात करेंगे एक क्यों घूम रहा है, क्या हो रहा है नॉल। चलिए, तो क्या हो रहा है कि पहला तो इसका पार्ट आ जाएगा इसका क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक का मतलब क्या भाई, ये जैसे है हमारा एक नॉर्थ पोल, ये हमारा क्या है यहां पे, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होगा, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कंटिन्यूअसली जा रही है, लगातार उसकी तरफ जा रही है, बह रही है। अच्छा, अब क्या होगा भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जरा कि जब उसकी तरफ बढ़ रही है तो होना क्या है। तो चुंबक का मेन काम यह है, जो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल जो चुंबक जो दिख रहा है, इसका मुख्य कार्य सिर्फ यह है कि फील्ड रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ इजीली मूव करें। अब क्या करना, अगला पॉइंट है हमारा आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या होता है भाई, तो आर्मेचर क्या है, ये जो एक रिंग है, ये ABCD करके एक जो रिंग है, इसी को हम कहते हैं भैया आर्मेचर। आर्मेचर का मतलब क्या है, कॉपर के ही वायर को लपेट करके एक कुंडली तैयार की जाती है, जिसको हम कहते हैं क्या, आर्मेचर। कॉपर के कॉइल को लपेट करके कुंडली तैयार की जाती है। जैसे अपन ने बात करी थी, ये जो कुंडली है, इसी कुंडली को एक सॉफ्ट आयरन के कोर पे, सॉफ्ट आयरन का मतलब क्या भाई, एक ऐसा आयरन जो इजीली क्या हो सके, टूट जाए, ये इस तरीके की प्लेट्स होती है, मतलब ये सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन के ऊपर क्या कहते हैं, लपेटते हैं, और लपेट करके तैयार की जाती है कुंडली, जो कि घूमती रहती है ना। और इसमें बताता हूं मैं, जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये जो घूम रही है, ये जो घूम रही है, ये चौकोर सी रिंग, इसी को कहते हैं हम क्या भाई, आर्मेचर। ये किस चीज की बनाई जाती है, तो सॉफ्ट आयरन के ऊपर कॉपर के तार को लपेट के। चलिए देख लेते हैं, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, ये नेम में दिख रहा होगा भाई ABCD, ये ABCD, ये हो गई कुंडली, जो कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथककृत तांबे के तार को लपेट के बनाई जाती है। पृथककृत का मतलब क्या भाई, लपेटने पे तांबे के तार एक दूसरे से चिपक न जाए, है ना, तो अलग अलग होती है। इसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। इसमें तांबे के फेरों की संख्या अधिक होती है, जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है तांबों की वो ज्यादा हो जाती है। ऐसे फेरे बनाने से क्या होता है, जैसे ये ऐसे फेरे बने हुए एक दूसरे के ऊपर और बनते गए बनते गए बनते गए, तो ये फेरे क्या करा रहे, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाए। क्यों, क्योंकि कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगा, फेरों की संख्या कम होगी तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं अभी यहां पे तो आपको क्लियर करते चल ही रहा हूं, और इसकी अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो भाई बकायदा आप जाइए इस चैप्टर के जो कंसेप्ट वीडियोस हैं उसके ऊपर, वन शॉट रिवीजन का जो वीडियो उसके ऊपर, उन दोनों में इसको और विस्तृत तरीके से समझाया गया। हम यहां पे प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं तो हम इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब इसके पीछे जो काम करने की फैक्टर्स है, उसके बारे में बहुत डीपली नहीं चल रहे हैं, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्मेचर क्या हो गया भाई, फिर भी अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो यहां पर भी पूरा ही आपको मिल रहा है, कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा और एनिमेशंस देखना है और आपको बेहतर ढंग से समझना है तो आप वहां जा सकते हैं भाई। चलिए, तो ABCD जो कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथककृत तांबे के तार को लपेट के बनाई जाती है, इसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। जितनी संख्या अधिक होगी उतना ज्यादा अधिक होगी। इस कुंडली को क्षेत्र चुंबक के ध्रुव NS के बीच में तेजी से घुमाया जाता है।
आर्मेचर कुंडली को घुमाने के लिए स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, पेट्रोल इंजन का उपयोग किया जाता है। इसको क्या करना है, इसको खूब तेजी से इसके बीच में घुमाना है। ये जो एबीसीडी दिख रही है इसको खूब तेजी से घुमाना है, जो कि आपको इधर में दिख रहा है, ये तेजी से घूमता हुआ दिख रहा है। ये घूमने से हो क्या रहा है भाई, तो घूमने से इसके अंदर की जो बल रेखाएं उनकी संख्या चेंज हो रही। आप ऐसा समझिए नहीं, ये ऐसा इधर से ऐसा 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 जा रहा है, ये खड़े में जब होगा तो यहां पे क्या होगा भाई, मैक्सिमम ऐसा क्रॉस करेगा। जब ऐसा आ जाएगा तो मिनिमम लाइनें क्रॉस करेंगे, ऐसा आ जाएगा तो कुछ भी क्रॉस नहीं करेगी, फिर ऐसा जाएगा तो करेगी, मैक्सिमम होती जाएगी। तो इसको तेजी से घुमाया जाता है, जिसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उनकी संख्या परिवर्तित होती रहे। अच्छा, इसके बाद आता है भाई सर्पी वलय। सर्पी वलय का मतलब क्या, ये रहे ये दो रिंग्स, इन दोनों रिंग्स का क्या काम है भाई, क्यों चल रहा है, तो इन दोनों रिंग्स के बारे में भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये दोनों रिंग्स इसके लिए, ये देखिए ये रिंग है और ये रिंग है। अब ये दोनों कुंडलियों को धारा देनी है और उनको घुमाना भी है। तो एक बात बताओ, इसको धारा देनी, उसको घुमाना भी, ऐसा मैं लपेट दूं तो ये ऐसा घुमा नहीं लगे पूरा, तो क्या करूंगा, मैंने बोला भैया ऐसा एक तरीके से रखो, इसके बीच में फंसाओ, इसको घिसने दो, सिर्फ लपेट नहीं सकते इसको, क्या करेंगे ऐसा घिसने देंगे, ये सिर्फ घिस रहा है। घिसने का मतलब क्या हुआ भाई, इससे टच में है तो धारा भी प्रवाहित हो रही है, और वो घूम रहा है तो वो लपेटेगा भी नहीं इसको। तो ये दो रिंग्स हो जाती हैं, जिसको सर्पी वलय कहते हैं। ये जो दो रिंग्स है ये घिसने का काम करती है। इसके ऊपर क्या लगा है भाई, तो इसके ऊपर ये लगी है क्या, B1 और B2 कार्बन की ब्रशेस। यहां पे B1 और B2 क्या लगी है, कार्बन की ब्रशेस। तो अल्टीमेटली पूरा डायग्राम यहां पे मुझे दिख रहा है क्या, एक यहां पे नॉर्थ पोल, ये हमारी होगी नॉर्थ पोल, ये हो गई हमारी साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फिक्स्ड चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती रहेंगी, बल रेखाएं जाती रहेंगी, जिनके बीच में एक लगा हुआ है हमारा आर्मेचर। ये हो गया हमारा आर्मेचर, जो तांबे के तार को एक नरम लोहे की कुंडली पर लपेट करके बनाया गया है। ये एक वायर ये हो गई, और दूसरी वायर ये आकर के S1 में खत्म होगी, एक S2 पे गई है और एक S1 पे। मतलब ये CD ने किसको लिंक किया है भाई, S2 को, और ये AB ने किसको लिंक किया है, S1 को। S1 को कौन घिस रहा है, B1। S2 को कौन घिस रहा है भाई, B2। B1 B2 क्या है, तो ये कार्बन के ब्रशेस। अच्छा, इनको एक क्या करेंगे, तो एक ऐसा साफ्ट रखना पड़ेगा, साफ्ट समझते हैं, जिसके ऊपर इसको कसेंगे, जिसकी वजह से ये घूमेगा। ठीक है, तो एक साफ्ट पे इसको क्या कर दिया, कस दिया। ठीक, चलिए, तो भाई ये हो गया हमारा अगला पॉइंट, ब्रश जो है, जो ब्रश की बात कर, जो घिस रहा है। ये देखिए यहां पे ये जो घिस रहा है, ये जो ब्रश है ना, ये सर्पी वलय थे दो, ये उसके पीछे का आर्मेचर था और ये चुंबक था। यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा है, जिससे हमें पता चल सके कि यहां से प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है। तो चलिए, क्या काम होता है भाई इस ब्रश का, तो ये कार्बन के बने होते हैं। कार्बन का ब्रश बना होने के कारण अल्टीमेटली ग्रेफाइट को आपने देखा है, वो चिकना होता है, ठोस स्नेहक के रूप में उसको प्रयुक्त करते हैं। तो भाई अगर ऐसा घिस रहा है ना, तो यहां पे घिसते समय अगर मान लीजिए मेटल को लगाएंगे तो आवाज करेगा ना, वो ध्वनि ऊर्जा कहां से आएगी भाई, तो वो भी आएगी हमारी ही दी गई ऊर्जा से। तो हम अपनी ऊर्जा क्यों नष्ट करें। तो इस कारण से कहते हैं कि ये जो कार्बन की जो ब्रशेस लगी हुई है, कार्बन ब्रशेस क्या काम करने के लिए भाई, तो ये कार्बन ब्रशेस उसको घिसेंगी, और स्नेहक है मतलब वो चिकनी होगी, और स्नेहक के साथ साथ ये क्या, विद्युत धारा की सुचालक है भाई, विद्युत धारा भी इसके अंदर सीधे प्रवाहित हो रही है, इसीलिए वहां पे लगाते हैं कार्बन का ब्रश, जो बाह्य परिपथ से जोड़ने के काम में आता है, जो बाह्य परिपथ से जोड़ने के क्या होगा, काम में आएगा। अब बारी आ जाती है इसके कार्यविधि की। अब कार्यविधि को समझते हुए, माना आर्मेचर ABCD है ना, एक कुंडली है ना, जो कि घूम रही है वहां पे, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार ये इसकी कार्यविधि लिखी जाएगी भाई। तो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं इसके कार्यविधि को प्रॉपरली कि भैया ये कैसे चलेगा। तो चलिए देखिए, कार्यविधि के लिए जरा हम इस डायग्राम में आ जाते हैं और इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में कार्यविधि को कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं कि भाई यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो कुंडली है, इसको इस तरीके से, ये घूर्णन अक्ष है बेसिकली, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर चल रही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर चल रही है। अब हमको लगाना है क्या भाई, दाहिने हाथ का नियम। कैसे लगेगा, तो ये आपको पता है, ये बल है, ये बल की दिशा है, ये आपकी जो दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये जो है ये विद्युत धारा की दिशा। मैं यहां पे फिक्स करता हूं, ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है भाई, ये जो थंब है ये बता रहा है कि ये AB वाला फेस क्या है, बाहर आएगा, और CD वाला अंदर जाएगा। ये देखिए ABCD ऐसा होता है, ये ऐसा ही घूमेगा ना, ये यहां से ऐसा ही घूमेगा ना।
तो ए बी वाला फेस क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, सी डी वाला अंदर। तो ए बी वाले फेस पे इसको फिक्स करके देखिए, ए बी वाले फेस पे फिक्स करेंगे तो ए बी मतलब ये बाहर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, अंगूठा सॉरी तर्जनी जो है, ये जो पर्पल लाइन दिख रही है इसकी क्षेत्र की दिशा में होगी। तो ये जो मध्यिका है, जो मिडिल फिंगर है, ये किधर दिखा रही है, ऊपर की तरफ, क्या, ए से बी की तरफ, किधर, ए से बी की तरफ। मतलब इस कंडीशन में इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो ए बी सी डी होती हुई ये आ जाएगी S2 में, S2 से चली गई यहां पे, ये यहां से होती है आगे S1 में, और यहां से वापस, ये देखिए परिपथ हो गया कंप्लीट, एक तरफ से लेके चले तो दूसरी तरफ पहुंच गए। उसी प्रकार से जब CD लेफ्ट में आ जाएगा, जब CD लेफ्ट में आएगा तो CD में धारा ऊपर की तरफ बहने लगेगी और AB में नीचे की तरफ। तो भैया ये जो धारा की दिशा भी आपको इधर दिख रही है, तब आपको धारा की दिशा इधर दिखेगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। AC करंट हमारा कहने का मेन मकसद ही यही है, इसीलिए कहते हैं भैया इसको AC करंट। अब ये कैसे घूम रहा है, तो ये दिख रहा होगा भाई, ये आपको घूमे चले जा रहा है, ये धारा की दिशा दोनों तरफ परिवर्तित होती चली जा रही, क्योंकि जब ए बी लेफ्ट में आएगा तो उसमें करंट ऊपर, जब सी डी लेफ्ट में आएगा तो उसमें करंट ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये रिंग जो घूम रही है उल्टी घूम रही है, तो मतलब अभी ए बी नीचे आएगा, मतलब ए बी लेफ्ट में आएगा तो उसमें नीचे की तरफ, और सी डी लेफ्ट में आएगा तो उसमें भी नीचे की तरफ, मतलब ये चेंज होते रहेगी पूरी तरफ। चलिए, तो अब इसमें क्या करें भाई, तो इसमें ब्रश का कार्य पूछा था, तो ब्रश का कार्य देख लेते हैं। तांबे की दो पत्तियां ए बी सर्पी वलय से जुड़ी रहती है, इन पत्तियों को ब्रुश कहते हैं, और ये घुमाने वाली कुंडली का बाह्य परिपथ में संपर्क बनाए रखता है। मतलब क्या, जो घूम रही है उससे बाह्य परिपथ में जो संपर्क बनाने का काम है, बाहर के जो कनेक्शंस प्रोवाइड करने का काम है, वो करती है भैया कौन, ब्रश। चलिए, यहां तक आपको आई होप क्लियर है। हम बढ़ते हैं अपने अगले दिष्ट धारा में। दिष्ट धारा में जब हम बात करते हैं तो फिर से हम समझ लेते हैं दिष्ट धारा, इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे पैटर्न, जितने पैटर्न वहां देखे थे वो सारे अब दोबारा से यहां पे कॉपी नहीं किया हमने, और इसके रिपीटेशन देखेंगे तो देखिए 19-20 दोनों में, मतलब ये 19 में भी आया और 20 में भी आया। ठीक है, तो देखिए दिष्ट धारा, जनित्र का सिद्धांत या संरचना कार्यविधि वर्णन कीजिए। चलिए, तो जो दिष्ट धारा डायनेमो है, जनित्र है, इसकी संरचना प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के समान ही होती है, उसी के जैसा होता भाई। लेकिन केवल अंतर इतना है कि इसमें जो सर्पी वलय था, है ना, उसकी जगह पे विभक्त वलय आ गया। क्या आ गया भाई, सर्पी वलय की जगह पे आ गया विभक्त वलय। ये वलय देखिए, ये कटा हुआ, ये वहां पे क्या था भाई, दो अलग अलग थे। यहां पे ये आधा अलग है, ये आधा अलग है, और ये आधा अलग है। वहां पे क्या था, ए बी से S1 डेडिकेटेडली जुड़ा था भाई, हमेशा ए बी से S1 ही जुड़ा था। मैं यहां पे फॉर्म भी कर देता हूं, ये ऐसा था वहां पे, तो यहां पे इस तरीके से, यहां पे एक रिंग थी S1 और यहां पे एक रिंग थी भैया S2, ये S2 थी और ये S1 था। ये ए बी से परमानेंटली जुड़ा था, ये हमेशा सी डी से। अब ए बी लेफ्ट में जाए या सी डी लेफ्ट में जाए, राइट में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी डी में हमेशा S2, ए बी में हमेशा S1। लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर क्या है, ए बी लेफ्ट में है, ए बी अगर लेफ्ट में है तो ये एम ब्रश को घिस रही है। ए बी लेफ्ट में है मतलब ये पी वाला पोर्शन किसको घिस रहा है भाई, एम ब्रश को घिस रहा है। पी वाला पोर्शन किसको घिस रहा है, एम ब्रश को। और उसी प्रकार से अगर आप बात करते हैं, इसी प्रकार से आप अगर बात करेंगे अगले पोर्शन में, मतलब ये सी डी वाला किसको घिस रहा है भाई, क्यू, एन को। ठीक है, अब अगर ये पलट गए तो पलट जाएंगे तो एम और एन तो अपनी ही जगह पर रहेंगे, लेकिन क्यू इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा। कैसे होगा भाई, तो चलिए इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये किस तरीके से बनेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं इसके सिद्धांत को, फिर हम बात करते हैं। जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा। ये घूमेगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिस कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। सेम पैटर्न है भाई, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका आ गया, उसमें दो अलग अलग रिंग थे, यहां पर एक ही रिंग है जो आधे आधे पार्ट में कटा हुआ है। सिर्फ इतनी सी बात है कि ये एक ही में कटे हुए हैं और कोई अंतर नहीं है। तो जरा इसके पार्ट समझ लेते। तो पहला तो भाई क्षेत्र चुंबक भाई, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल, एक शक्तिशाली चुंबक है। इसमें से हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस जा रही है। अगला क्या होगा भाई, तो फिर से वही बात, आर्मेचर है। ये क्या है भाई, ये ABCD एक आर्मेचर है।
इसके ऊपर क्या किया गया भाई, तो तांबे के तारों को पृथक पृथक करके उसके ऊपर सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेटा गया है, जिससे तैयार हुई है हमारी कुंडली। इसका एक ध्रुव मतलब एक अक्ष होगा जिसके ऊपर इसको क्या करेंगे हम, कसे होंगे, जिसको हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। तो क्या है भाई, यह एक आयताकार एबीसीडी कुंडली है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथककृत तांबे के तार के बहुत फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा होगा भाई। इसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। इस कुंडली को क्षेत्र के ध्रुव खंड मतलब एनएस जो है चुंबक, उसके बीच बाह्य शक्ति जैसे पेट्रोल इंजन, जूल शक्ति अथवा मतलब आदि द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। मतलब कुल मिला के क्या भाई, आपको यहां पे लगानी है एक हैंडल, ऐसा कह लेता हूं मैं, एक हैंडल, और इसको खूब तेजी से घुमाना है। ये तेजी से घुमाएंगे तो इसके अंदर जो फील्ड रेखाएं हैं, जो फील्ड लाइंस है, उनकी संख्या क्या होगी, चेंज, और इनकी संख्या में परिवर्तन के कारण ही इसमें से विद्युत धारा पास होती है। अब आता है भैया किसकी बारी, तो इसमें दो जो पोर्शंस हैं विभक्त वाले, जो दो पार्ट में दिख रहा है आपको, यही मेन है। ब्रश तो फिर से वही चीज होगी, लेकिन यहां पे ये जो है ना, ये जो कटा हुआ पार्ट, यही सबसे बड़ा खेल है भाई। क्या हो रहा था कि वहां पे जो लेफ्ट साइड में आ रहा था उसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही थी। अब इसमें क्या हो रहने लगा कि इसमें भी वही चीज हो रहा है, लेकिन जब ए बी आएगी तो ए बी के द्वारा, सी डी आएगी तो सी डी के द्वारा। अब देखिए, विभक्त वलय पीतल के खोखले बेलन को उसकी लंबाई के अनुदिश काट के बनाया जाता। मतलब ऐसा एक प्लेट है, ये पूरा खोखला गोला है, इसको क्या किया, बीच से ऐसा काट दिया तो दो पार्ट बन गए। ऐसे इन दोनों में कोई फिजिकल कनेक्शंस नहीं होती भाई, काट कर बनाया जाता है। कुंडली का एक सिरा एक विभक्त वलय P तथा दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय Q से जोड़ दिया जाता है। CD Q से जुड़ गया और AB P से जुड़ गया। अब ब्रुश मतलब ग्रेफाइट कार्बन के दो ब्रुश MN विभक्त वलय P और Q को स्पर्श किए रहते, जो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा को कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा भाई, तो बढ़ते हैं जरा और आगे। अब हम देख लेते हैं यहां पे इसकी कार्यविधि को। क्या समझ लेते हैं यहां पे, कार्यविधि। तो कार्यविधि में भैया सिंपल सी बात है, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करता हूं और यहीं पर मैं दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब दोनों चीजें आपको फिर से स्प्लिट हो जाएगी, जो पहला और दूसरा जो पढ़ रहे हैं ना, वो दोनों चीजें स्प्लिट अप हो जाएगी। तो देखिए क्या है, ये हो गई हमारी कुंडली, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसके बीच में आ गई हमारी ये कुंडली। अब इसको बड़े ही ध्यान से समझेंगे भाई। इसको अगर समझना है तो आप ऐसा समझिए, ये एक डी हो गया और एक डी ये हो गया, ये दो डी हैं और दोनों कनेक्ट हो गए। यहां पे लगा दी मैंने ब्रश, ये लग गई ब्रश, और ये यहां पे मैंने लगा दी भाई करंट को नापने के लिए। अब देखिए, अब मैं इसमें मार्क करता हूं और सब कुछ चीजें बनाता हूं। आपको ये दिख गया होगा कि ये जो फेस है ये क्या है भाई, ए बी सी डी है ना। ये जो है ये इसको कह लेता हूं मैं P, इसको कह लेता हूं मैं P, और दूसरे तरफ वाले को मैं कह लेता हूं Q। ये हो गया भैया हमारा P, ये हो गया मेरा Q, ये हो गया मेरा M और ये हो गया N। ये दो कार्बन ब्रशेस हो गए। अब आप मुझे बताएंगे कि भैया ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जब धारा प्रवाहित कर दी है तो क्या होगा। तो लगाएं अपन रूल, अपनी लेफ्ट हैंड रूल लगा करके जरा इसमें बात करते हैं, है ना। लेकिन अगर देखिए, जब ये जनरेटर होगा तो हम राइट ही लगाएंगे, है ना। जब मोटर होगा तो लेफ्ट। तो जनरेटर में राइट हैंड रूल लगाते हैं, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली बताइए। तो मुझे घर से पता होगा कि भैया इसको घुमाना है, चुंबक की दिशा आपको पता है, घुमाने की दिशा भी आपको पता है क्योंकि आप घुमा रहे हैं। आपको क्या नहीं पता है, तो आपको यह नहीं पता कि विद्युत धारा किधर प्रवाहित होगी। जनरेटर है भाई, मोटर होता तो विद्युत धारा की दिशा प्राप्त होती। चुंबक की तो हमेशा नॉर्थ से साउथ है ही, वहां पे आपको घुमाव की दिशा प्राप्त होती, मिलती। लेकिन यहां पर अब क्या हो रहा है भाई, यहां घुमाव की दिशा हमको घर से मालूम है। मैं आपसे सिंपली ये कहता हूं कि भाई इसको इस तरीके से घुमाना है कि ए बी को बाहर ले आ लेते हैं और सी डी को अंदर जाने देते हैं। ऐसा, ये ऐसा घुमाते हैं, ऐसा घुमाते। तो इस घुमाव में क्या होगा, तो चलिए लगाते हैं। ये जो है ए बी पे लग रहा है, ए बी पे क्या हो रहा है भाई, ये बाहर, ए बी फेस बाहर। ये जो उंगली है ये बता रही है चुंबकीय क्षेत्र को, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इधर। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है भाई, तो ऊपर की तरफ लग रहा है करंट की दिशा। तो ये देखिए करंट की दिशा ये हो गई। अब मैं यहां पे लिखता हूं, ये देखिए यहां से होकर के आएगा तो इसमें से होकर चला जाएगा ना, ये चली गई, ये चली गई ऊपर। मतलब क्या हो गया कि जब कभी आपका ए बी बाहर
और CD जो है ये जा रहा है किधर, अंदर। AB बाहर आ रहा है और CD जो है वो अंदर जा रहा है। तो जब कभी भी ये होगा तो करंट की जो दिशा होगी वो करंट की दिशा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि करंट की दिशा आपको क्या दिख रही है भाई, ABCD, फिर ये Q से N, QN, PM और वापस से A पर पहुंच गई। ये देखिए ये आई और ये पहुंच गई। अब अगले फेज की बात करते हैं, नेक्स्ट फेज। तो नेक्स्ट फेज में सेम टू सेम डायग्राम फिर से प्लॉट होगा और फिर से इसमें समझेंगे। ये हो गई हमारी, ये हो जाएगी हमारी यहां पे नॉर्थ पोल और यहां पे बन गई हमारी साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये फिर से हमारा वही आर्मेचर। लेकिन अभी का केस थोड़ा सा बदल जाएगा भाई। कैसा, तो देखिए अब ये आधा चल चुका है, आधा चल चुका है। आधा चलने के बाद की क्या स्थिति है, तो आधा चलने के बाद की स्थिति सिर्फ कुछ ऐसी है कि यहां पे जो नेमिंग्स हैं वो नेमिंग्स बदल जाएंगे। क्या भाई, तो ये जो CD है, AB राइट में चला गया और ये CD जो है अब ये लेफ्ट में आ गया। तो CD लेफ्ट में है, क्या ये ब्रश भी पलट जाएंगे, तो नहीं भैया, ब्रश अपनी जगह पर रहेंगे। तो ब्रश कहां भाई, तो ये जो है मेरा N ये यहीं रह गया, ये M जो है यहीं रह गया। लेकिन एक चीज बदल गया, वो क्या बदल गया भाई, तो वो बदल गया ये कि यहां पे अगर देखिए तो ये जो AB से जुड़ा था वो था P चला गया दाहिने साइड में और Q आ गया लेफ्ट साइड में। मतलब जो पहले QN को रगड़ रहा था PM को, अब हो गया भाई QM को और PN को। अब इसमें करंट की दिशा और सब कुछ अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे भाई, तो देखिए नॉर्थ से साउथ, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पहले से ही जा रही है और मैंने बोला है मुझे घर से पता है क्या भाई कि ये जो है अब AB किधर जाएगा, अंदर की तरफ, और CD किधर आएगा, बाहर की तरफ। भाई ऐसा ही घुमा रहे हैं ना, ऐसा ही घुमा रहे हैं ना, तो ये CD किधर आएगा, बाहर, और AB किधर, अंदर। अब करके देखिए यहां पे लगाइए ये रूल, क्या जो CD है ये बाहर आ रहा है, CD अंगूठा क्या दिखाता है भाई, बल की दिशा को, मोशन को, गति को, ये बाहर आ रहा है। ये है चुंबकीय क्षेत्र और ये है प्रेरित धारा, ये हो गई। ये बिल्कुल देखिए, ये CD बाहर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, प्रेरित धारा ऊपर। मतलब अगर इसमें डायरेक्शन लगाऊं तो ये लगने वाला है डायरेक्शन। ये यहां से आई CDCBA, ये यहां से इसमें कनेक्ट हुआ, ये होकर के आई और ये वापस से आ गई यहां पे। तो अब इसमें अगर लिखता हूं तो इसमें कैसे लिखी जाएगी, इसमें देखिए लिखेंगे कैसा भाई, सबसे पहले D से चला, DCBA, वापस कहां है, तो वापस आ गए भैया ये PN, फिर MQ और वापस चला गया ये D। अब अगर आप ध्यान से यहां पे डायरेक्शन मार्क करते हैं दोनों ही जगह पे, तो यहां पर भी देखिए करंट की दिशा इधर ही है और यहां पर भी देखिए करंट की दिशा इधर ही है। भाई इधर से होकर के ही आए ना, इसीलिए इसको DC कहते हैं, इसीलिए इसको दिष्ट धारा कहते हैं, DC कहते हैं, क्योंकि करंट की दिशा दोनों में देखिए फिक्स है। इसका कारण क्या रहा, इसका कारण रहा ये स्प्लिट, जो विभक्त वलय है वो कम्यूटेटर। अगर ये दो स्लिप रिंग्स होते ऐसे अलग अलग, तो भैया क्या हो रहा था, उसमें जो लेफ्ट में आएगा उसमें करंट ऊपर, जो राइट में जाएगा उसमें नीचे। मतलब AB वाले को जो घिस रहा था, एक बार क्या होता भाई, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या हो रहा है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में ही। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। ये रहा पूरा उसका थ्योरी। क्या, जब आर्मेचर कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। कुंडली के पहले आधे चक्कर में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य से बढ़कर अधिकतम हो जाता है। इसका मतलब क्या, देखिए ऐसा लगा है शून्य, इसको धीरे धीरे घुमाने लगे, इसको धीरे धीरे घुमाने लगे तो ये धीरे धीरे इसमें फ्लक्स, इसमें जो फील्ड लाइंस है उनकी संख्या बढ़ने लगी, ये मैक्सिमम हो गई, फिर धीरे 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 कम हो गई, मिनिमम हो गई, है ना। तो क्या हो गया भाई, बढ़ने लगता है जो पुनः घटकर शून्य हो जाता है। इस प्रकार आर्मेचर कुंडली एक पूरे चक्कर में विद्युत वाहक बल 2 बार विपरीत दिशाओं में अधिकतम होता है और 2 बार शून्य होता है ना। कैसा भाई, अगर इसके लिए मैं एक वेव बनाता हूं तो इसका वेव फॉर्म कुछ यूं बनेगा, ये मैक्सिमम, ये 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, और इन सभी को अगर उठा के ज्वाइन कर दूं तो ये बन गया DC। ये हो गया मेरा उच्च पोटेंशियल और ये हो गया मेरा लोअर पोटेंशियल। ये सब कुछ संभव सिर्फ इसके कारण है। आप चाहें तो इस डायग्राम की फोटो, मतलब आप स्क्रीनशॉट इस पूरे का रख सकते हैं, हम आगे की तरफ देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए।
चलिए, तो आई होप कि आपको स्क्रीनशॉट रख लिया आपने और आपको समझ में भी आ चुका है कि ये किस तरीके से, किस सिद्धांत पे और किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब बारी आती है भाई हमारा अगला एक प्रश्न कि 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, 2 वेबर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए यदि धारावाही चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, लंबवत है और 45 डिग्री के कोण पर रखी गई है। तो भाई सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, हम हर न्यूमेरिकल में यही करते हैं कि जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया भाई, तो सबसे पहले तो हमको यहां पर दिया गया है मीटर, मीटर मतलब क्या, लेंथ, लंबाई दी गई है 2 मीटर। अच्छा भाई, चालक में 10 एम्पियर की धारा, धारा मतलब क्या, आई, विद्युत धारा 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है या 2 वेबर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है ना। चलिए, तो ये बी हो गया, ये बी हो गया हमारा कितना भाई, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए यदि धारावाही चालक, पहला केस है समांतर, दूसरा है लंबवत। अच्छा, कोई चीज समांतर होती है तो कोण का मान कितना होता है भाई, तो समांतर में कहते हैं कोण का मान 0 डिग्री, लंबवत में कोण का मान कितना, तो 90 डिग्री, और इसमें तो 45 दिया ही है। तो पहले वाले को हल कर लेते हैं। तो हमको बल निकालना है, F इक्वल्स टू क्या होता है भाई, बिल, BIL साइन थीटा। अपन ने तो ऐसा ही याद रखा भाई, कैसे है, F इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, BIL, B मतलब भाई दिया है 2, I का मतलब दिया है 10, L का मतलब भाई दिया गया है 2, ये दिया ना पूरे वैल्यूज। अब क्या करें भाई, तो अब इसमें आपको करना है साइन थीटा, तो यहां पे हो गया साइन, कैसी बात कर रहे हैं, समांतर, समांतर मतलब कितना, समांतर का मतलब यहां पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो साइन 0, और साइन 0 का जो मान होता है, साइन 0 का वो होता है 0, तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया, 0। बल कितना आ गया भाई, 0 न्यूटन। दूसरे की बात करता हूं मैं, सेकेंड पोर्शन। सेकेंड पोर्शन में यहां पे बात की गई है कि लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा भाई, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है अधिकतम 1, मैक्सिमम होता है भाई। तो फिर से भाई लगाइए, F इक्वल्स टू बिल, F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, वैल्यूज रखते भाई, तो 2, I की वैल्यू कितनी 10 इंटू 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी भाई 1, तो ये कितना हो गया, 10 चौका 40, 40 न्यूटन, ये निकल गया भैया फोर्स 40 न्यूटन का। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने इसके तीसरे क्वेश्चन जो 45 डिग्री वाला है उसके ऊपर। ठीक है, चलिए 45 डिग्री की बात करते हैं। तो 45 डिग्री वाले में क्या करेंगे भाई, तो 45 डिग्री वाले में देखिए सिंपल सॉर्टेड सी बात है, फिर से वही काम करना है आपको, क्या, F इज इक्वल्स टू BIL साइन 45 डिग्री। अब चूंकि 45 डिग्री का साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2, ये हमको याद है भाई, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हुई है आपके मैथमेटिक्स में, वहां पे आपने एक टेबल बनाया है जहां पे साइन, कॉस, टैन इन सब की वैल्यूज देखी हुई है, तो इसलिए मैं सीधे सीधे इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या हो जाएगा, B की वैल्यू 2, I 10, L 2, 2 10 2। ठीक है, साइन 45 है ना, साइन की वैल्यू 45 डिग्री में बात हो रही है, तो साइन की वैल्यू 45 डिग्री में होती है 1/√2, मतलब अल्टीमेटली हो गया 40√1/√2। जब भी ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करते हैं भाई, मैथ्स तो ये कहती है कि इसमें √2 का गुणा भाग कर दीजिए, जो नीचे दिया है ना 40/√2, क्योंकि अपॉन में रूट नहीं रखते, अंडर रूट अपॉन में नहीं रखते, तो √2/√2। आप कहेंगे ये क्यों कर रहे हैं, करना जरूरी है क्या, तो भाई मैथ्स कहती है कि ये जरूरी है, नीचे रूट में कुछ नहीं रखते, तो √2 का गुणा √2 का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा 40√2 अपॉन ये √2 इंटू √2 2 है ना, 2 है, तो ये हो गया भैया 20, अल्टीमेटली 20√2 न्यूटन का बल आ जाएगा जब 45 डिग्री पर होगा तब। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया, और ये 2019 का क्वेश्चन था। तो यहां तक हमने देख लिए कि 2019 और 2020 के जो क्वेश्चंस थे वो कैसे आए, कौन कौन से प्रश्न आए और कितने महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से हमको 2 ऐसे प्रश्न मिले जो लगातार हर साल रिपीट होते आ रहे हैं और वो इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो भाई
और इसी तरीके के वीडियोस और सारे क्वेश्चंस और सारे चैप्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको बस इतना करना है कि अपने सर्च बॉक्स में लिखना है magnetbrains.com, जहां पे आपको इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाता है और इस पेज में आपको लाइव सेशंस के साथ साथ जो भी नए अपडेट्स है वो दिखते रहते हैं। साथ ही आपको यहां पे दिख रहा होता है आपके सेगमेंट्स कि जो आपको कोर्स एक्सप्लोर करने हैं वो यहां से इजीली कर सकते हैं। सपोज आपने स्टेट बोर्ड्स हिंदी मीडियम को टैप किया तो आपको इस तरीके का पेज मिल जाता है जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली ओलंपियाड, एनटीएससी और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप अपने सेगमेंट को टैप कीजिए, आपको ओपन हो जाएगा। वॉच नाउ को जैसे ही आप टैप करते हैं आपको ये फिजिक्स से रिलेटेड या जिस भी सब्जेक्ट की बात करें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक पेज ओपन हो जाता है, जहां पे हम देने की कोशिश करते हैं सीबीएसई एनसीईआरटी पर आधारित पूरा पाठ्यक्रम, सभी विषय के सारे जानकारी, मतलब सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स बिल्कुल ऑर्डर में है, जैसे आप देखेंगे यहां पे तो बिल्कुल ऑर्डर में आपको दिख रहा है भाई, क्या इलेक्ट्रिसिटी आपको दिख रही है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव दिख रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत दिख रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिख रहा है। इसको आप टैप करेंगे, देखिए इनमें लेक्चर्स हैं, जैसे टैप करेंगे वहां पे लेक्चर्स आपको ओपन हो जाएंगे। जो पर्टिकुलर लेक्चर आपको देखना है उसको आप ओपन कीजिए, आप उसको आगे बढ़ाइए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए। इस तरीके से आप एक चैप्टर को पूरी तरीके से हमारे साथ कर सकते हैं कंप्लीट, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आता है फ्रॉम क्लास 6 to 12th फ्री एजुकेशन फॉर ऑल द बोर्ड्स, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो। साथ ही साथ हम यहां पे जो कुछ भी लेकर के आते हैं वो पूरी क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में लेकर के आते हैं। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और इसको दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम मिलते रहेंगे इसी चैनल पे अपने इसी प्रकार के वीडियोस के साथ में। और अगले सेशन के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।